एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो जेइन की आवाज सुनकर किम डैन उसे बचाने पहुंच जाती है और जेइन उसकी बाहों में होता है। वो पल किसी रोमांटिक सीन से कम नहीं लगता और जेइन को किम डैन की बाहों में होना बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन वो उसे छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि जेइन का एक पैर उसी पॉलिथीन में होता है जिसमें किम डैन ने फोरेंसिक जांच के लिए पोटी को उठाया था। फिर जेइन अपने पैर को पोटी में देखकर बहुत चिल्लाता है। किम डैन उसे ऐसे ही फोरेंसिक लैब में लेकर जाती है और वे उस सैंपल को एग्जामिन के लिए ले भी लेते हैं। जेइन उससे पूछता है कि उसने 2 साल पहले हांग सांग को मारने की कोशिश क्यों की थी और उसने ये क्यों कहा था कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो और भी लोगों की जान जाएगी। किम डैन यहाँ पर जेन को सच नहीं बताते कि वो भविष्य में होने वाली मौत की घटनाओं को देख सकती है। वो उससे कहती है कि ऐसे किलर कुछ समय तक शांत रहते हैं लेकिन वे दोबारा खून करना भी शुरू कर देते हैं क्योंकि वे अपनी आदत से मजबूर जो होते हैं। लेकिन जैन उसकी बातों से समझ जाता है कि वो साफ झूठ बोल रही थी। जैन ने पुलिस की जॉब इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि इसमें उनके हाथ बंधे हुए होते हैं। सामने किलर होने के बाद भी उसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से उन्हें किलर को छोड़ना पड़ जाता है और इसी वजह से उसने पुलिस की जॉब को छोड़ दिया था। किम डैन की पोस्टिंग भी उसी पुलिस स्टेशन में हो गई थी जहां पर जेन जॉब करता था। वे सब आपस में बातें करते रहते हैं कि जेन उस सबवे स्टेशन पर इसलिए रहता है क्योंकि हांग सांगू उसी स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में दिखा गया था और कहीं ना कहीं जेन आज भी हांग सांगू को ढूंढ रहा था। यहाँ तक कि उसने उस केबल वायर को अभी तक संभाल के रखा हुआ था जिससे सुइन को मारा गया था। इसके बाद सभी पुलिस ऑफिसर बैकडोग्यो की मेटेकी मेमोरियल सर्विस में जाते हैं। वे सोंगो कॉरपोरेशन के मालिक भी होते हैं। उन्हें अपनी बेटी आह्योन की बॉडी नहीं मिली थी। उसका काफ़ी इंतजार करने के बाद उन्होंने चुनिन चर्च में मेमोरियल सर्विस रखी थी। वहाँ पर वही पास्टर भी होते हैं जिन्होंने गेट्स ऑफ हेवन में 31 लोगों को मारने की साजिश रची थी और उनके साथ उस समय के प्रोसिक्यूटर गुक हानजू भी वहीं पर थे। उधर एक लड़की को दिखाते हैं जिसकी पूरी ड्रेस पर खून लगा हुआ था और उसे देखकर सब उसे पागल कह रहे थे। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि बैकडोग्यो की बेटी आह्योन होती है। वो अभी तक जिंदा थी और स्टेशन के बाहर वे सभी बेघर लोग आपस में बैठे हुए डरावनी बातें करते रहते हैं। उनके साथ जहीन भी होता है। फिर वो आह्योन को देखते हैं। उन्हें लगा कि वो कोई भूत है। पहले तो जैन उनमें यकीन नहीं करता लेकिन जब वो आह्योन को देखता है तो वो भी उसे देखकर डर जाता है। जब वो उसको दोबारा देखता है तो वो नंगे पैर होती है। चर्च में आह्योन की मेमोरियल सर्विस शुरू हो जाती है। उसे गायब हुए पूरे 128 दिन हो चुके थे। उन सब की बातें सुन के इस केस के प्रोसिक्यूटर जू हामिन हंसना शुरू कर देता है और तभी वो किम डैन को देखता है। जब किम डैन का फोन नीचे गिर जाता है तो उसी वक्त आह्योन भी चर्च में पहुंच जाती है। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। तब वो चिल्ला के कहती है कि प्लीज़ उसे कोई तो बचाओ, कब तक वे अपने फ़ायदे के लिए ये सब पाप करते रहेंगे। उसे जिंदा देखकर सब चौंक जाते हैं और आह्योन वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और ये सब जैन भी देखता रहता है। आह्योन के जिंदा होने की खबर मीडिया में फैल जाती है और किम होकी इस न्यूज़ को देखकर बहुत डर जाते हैं। वे किम डैन से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने वहाँ पर कुछ अजीब सा देखा था। किम डैन उनसे कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा और वो उनसे पूछती है कि क्या वे कभी किसी चर्च में गए थे। इस पर किम होकी मना कर देते हैं कि वे कभी किसी चर्च या टेम्पल में नहीं गए। अगर आह्योन के केस की इंचार्ज वो होती है तो किम होकी उसे इस केस पर काम करने के लिए मना करते हैं। वे उसको सच तो नहीं बताते कि उन तीनों ने, पास्टर, बैकडोग्यो और गुक हानजू ने उन 31 लोगों को मारने की साजिश रची थी। वे बस किम डैन से यही कहते हैं कि अमीर लोगों से दूर रहना चाहिए, उनके अंदर किसी दूसरे इंसान के लिए कोई हमदर्दी नहीं होती और किम डैन उनकी इस बात को मजाक में ले लेती है। पुलिस एजेंसी में उनका सीनियर सभी ऑफिसर के ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं कि उन्होंने बिना किसी सबूत के आह्योन को मरा हुआ कैसे बता दिया था। दरअसल उन्हें उसके मंगेतर के ऊपर शक था कि उसी ने उसे मारा है और वो अभी जेल में भी होता है।
उधर फोरेंसिक लैब में आह्योन की ड्रेस की जांच होती है जो पूरी तरह खून में सनी हुई थी। शायद उन्हें उसकी ड्रेस पर लगे हुए खून से उसके खिलाफ सबूत मिल जाए जिसने उसकी ऐसी हालत की थी। जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उन्हें पता चलता है कि उसकी ड्रेस में 3 लोगों के खून के सैंपल मिले हैं। उनमें से 2 के सैंपल उन्हीं लड़कियों के होते हैं जो 4 महीने पहले गायब हुई थी और एक खून का सैंपल के बारे में उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था कि वो खून किसका है। फिर वे इस केस की इन्वेस्टिगेशन नए तरीके से करते हैं। किम, डैन और सुंगी आह्योन के पास जाते हैं उसका स्टेटमेंट लेने के लिए कि इन 4 महीनों में उसके साथ क्या हुआ था, वो अभी तक कहाँ पर थी और क्या वो मुजरिम को पहचान सकती है। लेकिन आह्योन कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होती। तभी वहाँ उसकी माँ पहुँच जाती है और वो अपनी बेटे की ऐसी हालत देखकर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी आह्योन एक गाने की धुन को गुनगुनाती है। उस धुन को सुन के किम, डैन को हांग सांगू याद आ जाता है क्योंकि जब उसने मर्डर किया था तब उसने भी यही धुन गुनगुनाई थी। वो समझ नहीं पाती कि आखिर उसने ये गाना कहाँ पर सुना था और वो भी इस धुन को गुनगुनाने लग जाती है। तभी उसके पास प्रोसिक्यूटर जू हामिन पहुँच जाता है। वो उसे कहता है कि ये धुन द रोड टू हेवन गाने की है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को आह्योन की मेमोरियल सर्विस में देखा था। जू हामिन उससे पूछता है कि उसने ये गाना कहाँ पर सुना था और क्या इस गाने का इस केस से कोई लेना देना है। किम, डैन उससे कहती है कि वो बस ऐसे ही इस गाने को गुनगुना रही थी। उसकी ये बात सुनकर जू हामिन भी समझ जाता है कि किम, डैन को तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। फिर वो उसे अपना कार्ड देता है ताकि किम, डैन उसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता सके। और अब दिखाते हैं कि वो गाना चुनिन चर्च में भी गाया जाता है और यही गाना गेट्स ऑफ हेवन में भी गाया गया था। फिर किम, डैन अपने साथी के साथ उसी घर के पास जाती है जहां से वो गायब हुई थी। वे दोनों उस घर की केयर टेकर से उस दिन के बारे में पूछते हैं जिस दिन आह्योन गायब हुई थी। वो लेडी उनसे कहती है कि उस रात वे 8:10 पर यहाँ पर आए थे। उन्होंने उस रात एक्स्ट्रा प्रिकॉशन भी लिए थे क्योंकि आह्योन का मंगेतर उसे प्रपोज करने वाला था। उसका मंगेतर तो काफ़ी खुश भी लग रहा था लेकिन आह्योन इतनी खुश नहीं लग रही थी। उसके मंगेतर के हिसाब से जब वो कार में आह्योन के लिए सर दर्द की मेडिसिन लेने के लिए गया था तभी अचानक जिस रूम में वो दोनों ठहरे हुए थे उसमें आग लग गई थी। ज़्यादा आग लगने की वजह से उसका मंगेतर उसे बचाने के लिए भी कमरे में नहीं जा पाया था और जब आग बुझाई गई तो उन्हें वहाँ पर आह्योन की बॉडी भी नहीं मिली थी, जैसे कि वो वहाँ से गायब हो गई थी। आग लगाने से पहले उसने अपनी माँ को मैसेज भी किया था कि वो बहुत डरी हुई है, उसे लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर किम, डैन और उसका साथी उस घर के चारों तरफ के एरिया में आगे जाते हैं। उन्हें दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी ही दिखती है और जिस रात वो गायब हुई थी उस रात टेम्परेचर भी 0 डिग्री से कम था, इसलिए सबको लगा कि आह्योन मर चुकी होगी। लेकिन बस एक इंसान को ऐसा नहीं लगा था और वो होता है जैन। उसने अपने साथी को पहले ही बता दिया था कि आह्योन अब भी जिंदा है। उधर आह्योन के वापस आने की वजह से उसके मंगेतर को भी जेल से रिहा कर दिया गया था। जू हामिन के हिसाब से वो लड़का आह्योन को प्यार नहीं करता था बल्कि वो उसे स्टॉकर कर रहा था क्योंकि वो लड़का आह्योन की हर एक हरकत पर नज़र रखता था और ये काम एक प्यार करने वाला इंसान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उधर जैन अपने बेघर साथियों को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। वो उन सबको हांग सांगू की पिक दिखाकर कहता है कि उसे इस आदमी की तलाश है और उसे इस इलाके में 3 से 4 बार देखा गया है, इसलिए वो उन सब से उसे ढूंढने के लिए कहता है। अगले सीन में जू हामिन आह्योन से मिलने जाता है और वहाँ पर उसके फादर भी होते हैं। वे जू हामिन को बहुत मारते हैं और उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा भी करते हैं क्योंकि उसने और पुलिस दोनों ने आह्योन को मरा हुआ समझ लिया था। जू हामिन उनसे कहता है कि जिसने भी आह्योन की ऐसी हालत की है वो उसे जल्दी ही ढूंढ लेगा। फिर जू हामिन उससे कहता है कि उन्हें आह्योन की ड्रेस पर उन्हीं लड़कियों के ब्लड के सैंपल मिले हैं जो 4 महीने पहले गायब हुई थी और उसकी ये बात सुनकर बैकडोग्यू चौंक जाता है, जैसे कि उन लड़कियों को लापता करने के पीछे उसका ही हाथ हो और ये बात जू हामिन भी शायद समझ गया था। फिर वो आह्योन के पास जाता है। वो ऐसे दिखाती है कि जैसे वो सो रही थी। जू हामिन भी उससे देखकर समझ जाता है कि वो बस सोने का नाटक कर रही है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम बच के वापस कैसे आ गई।
क्या वजह हो सकती है कि जिसने उसका किडनैप किया उसने उसे ऐसे ही छोड़ दिया हो। लेकिन आयोन कुछ भी नहीं बोलती। फिर जुहामिन उसे अपना यह ड्रामा खत्म करने के लिए कहता है। उधर किम डैन जेन को ढूंढते हुए उन्हीं बेघर लोगों के पास पहुंच जाती है जहां उसने जेन को देखा था। उनमें से एक आदमी एस्ट्रोलॉजी भी होता है, इसलिए वो आदमी किम डैन का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम पूछता है ताकि वो उसे उसके बारे में बता सके। लेकिन किम डैन को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे ही वो जाने वाली होती है तभी वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उस घंटी को छूकर उसे झटका लगता है। वो उससे पूछता है कि ये घंटी उसे कहाँ पर मिली थी। दरअसल वो आदमी ऐसी घंटियों के बारे में जानता था। बिना लटकन की घंटी भूत भगाने के काम आती है और तांत्रिक किसी भी काम में सिद्धि हासिल करने के लिए घंटियों को जमीन में बहुत नीचे दबा दिया करते थे। लेकिन उनकी ये बात किम डैन को समझ में नहीं आती। फिर वो जेन से मिलने पहुंच जाती है जहां पर वो अभी रह रहा था। वो जेन से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि आयोन अब भी जिंदा है। लेकिन वो तो किम डैन से मुंह फुला के बैठा हुआ था क्योंकि उसकी वजह से उसका पैर जो पोटी में सन गया था। और जेन अपने आप को ऐसे दिखाता है कि जैसे वो किम डैन से नाराज ही नहीं है। फिर किम डैन आयोन के केस में उसकी हेल्प मांगती है और जेन एक ही शर्त पर उसकी हेल्प कर सकता है, जब वो 2 साल पहले वाली बात को बता सके कि वो ये कह जान गई थी कि हान सांगू और भी खून करने वाला था। किम डैन उसकी ये बात मान जाती है। वो उसे अपने घर में लेकर जाता है। उसके हिसाब से आयोन के केस में अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो सब गलत होती है। फिर वे उसी दिन में वापस जाते हैं जब आयोन को पता चला था कि उसका मंगेतर उसे धोखा दे रहा था। लेकिन आयोन के सारे रिकॉर्ड के हिसाब से उसे अपने मंगेतर द्वारा धोखा देने पर कोई भी दुख नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक होती है। तो उनका पहला सवाल ये होता है कि आखिर आयोन कैसी लड़की है, मतलब उसका नेचर कैसा है। क्या वो जैसा सबको दिखाती है वैसी ही है या फिर अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। उन्हें क्राइम सीन पर नेल पॉलिश रिमूवर भी मिला था, जबकि वो अपने नेल्स आप प्रोफेशनल में करवाती थी। अब उन्हें ये जानना होता है कि वो नेल पॉलिश रिमूवर अपने साथ में क्यों लेकर गई थी। दरअसल उसमें एसीटोन इंग्रेडिएंट होता है और वहाँ उन्हें एक शराब की बोतल भी मिली थी जिसकी कीमत पूरे $3000 की थी। और ये दोनों चीज़ें ही बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेती हैं और अब वे दोनों ही समझ जाते हैं कि ये सब कुछ आयोन ने ही किया था। उसी ने कमरे में आग लगाई थी और आग बहुत जल्दी फैल भी गई थी। इसके बाद वो अपने आप को बचा के वहाँ से भाग गई थी। लेकिन आयोन को ये नहीं मालूम था कि उसी रात उसे कोई किडनैप कर लेगा। अब इस केस में उसकी हेल्प करने के बाद जेन उससे अपनी कही हुई बात के बारे में पूछता है। किम डैन उससे कहती है कि वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकती है। जो भी उसे केस मिलता है उसे उस केस के बारे में पहले ही दिख जाता है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। लेकिन जेन उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ लॉजिक्स, साइंस और मैथमेटिक्स पर ही यकीन करता है। फिर जेन अपने आप को शांत करके उसे अपनी लैंग्वेज में समझाता है, लेकिन उसकी ये बातें किम डैन को समझ में नहीं आती। जेन उससे कहता है कि अगर तुम सब कुछ पहले ही देख लेती हो तो फिर तुमने पहले वाले केस में होने वाली घटना को क्यों नहीं रोका। किम डैन उससे कहती है कि वो चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं देख सकती। कोई भी होने वाली घटना उसे किस समय दिख जाए ये उसे भी नहीं मालूम होता। उसकी ये बातें सुनकर जेन उसे डॉक्टर के पास जाके खुद का इलाज करवाने के लिए कहता है और ये सुन के वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो ये जानती थी कि उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। वो इसके लिए पहले ही डॉक्टर के पास जा चुकी थी। उसे लग रहा था कि जेन भी उसे पागल समझता है, चाहे कोई उसको समझे या नहीं समझे। लेकिन किम डैन को अपने इस बर्ताव की हैबिट पड़ चुकी थी। जेन उससे कहता है कि अगर तुम सब कुछ पहले ही देख लेती हो तो तुमने उस दिन हांग सांग को क्यों नहीं मारा था। अगर तुम उसे मार देती तो आज उसकी बहन जिंदा होती। फिर वो किम डैन को अपनी बात साबित करने के लिए उसे पकड़ के पूछता है कि अगले पल क्या होने वाला है। तभी उसकी घंटी बजना शुरू हो जाती है और वो देखती है कि जेन हांग सांगू को मार देगा और उसे मारने के बाद वो अपने आप को भी गोली मार देगा। किम डैन उससे कहती है कि तुम उसका खून मत करना, तुम उसे नहीं मार सकते। हांग सांगू लौटने वाला है या फिर वो वापस आ चुका था। और अब दिखाते हैं कि हांग सांगू ने ही आयोन को किडनैप किया था। पुलिस एजेंसी में जिस एक लड़की का खून आयोन की ड्रेस पर मिला था वो बहुत ज़्यादा होता है और अगर उसे जल्दी ही नहीं बचाया गया
तो वो मर जाएगी। और अब उसी लड़की को दिखाते हैं जिसका ब्लड आयुन की ड्रेस पर सबसे ज़्यादा मिला था। हांग सांगू ने उसे भी किडनैप किया था और वो लड़की हांग सांगू से हेल्प मांगती है, लेकिन वो तो उसे मारने का मन बना चुका था। उधर आयुन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। वो ऐसे केक खा रही थी कि जैसे उसने बहुत टाइम से कुछ भी नहीं खाया था। वो बिल्कुल पागलों की तरह खाने को खा रही थी और उसके दिमाग में अब भी हांग सांगू का डर बैठा हुआ था। किमडेन जेइन से कहती है कि आयुन की किडनैपिंग के पीछे और कोई नहीं बल्कि हांग सांगू हो सकता है, और वो उसे हांग सांगू के ऊपर गोली चलाने के लिए मना करती है। वो उससे ये तो नहीं कहते कि उसे मारने के बाद जेन खुद को गोली मार देगा। किमडेन उससे बस यही कहती है कि उसे गोली मारने के बाद वो पूरी तरह टूट जाएगा। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।